कहा जाता है कि हमारे पहाड़ के लोग केकड़े होते हैं। अगर एक केकड़ा ऊपर को चढ़ रहा होगा जार में, तो दूसरा केकड़ा मतलब किसी को उसको गिराने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा केकड़ा उसको खींच करके नीचे ले आएगा। तो उस तरह की मेंटलिटी यहाँ है। तो 45 दूना 90 किलो, यानी 45 चूजे वो थे, मुर्गियाँ थी, 45 मुर्गियों का 90 किलो मीट एक रात में ही आकर के उनसे ताला नहीं टूटा। उन्होंने इसके चौखट को निकाल करके, पूरी मुर्गियाँ निकाल करके एक साथ मतलब यहीं पे साफ करके ले गए उसको। पीसीएस में मेरा 97 में 99 में 99 में मेरा हुआ। तो उस समय मैं प्री और मेन बीट कर चुका था। और जब इंटरव्यू की बात आई तो इंटरव्यू का लेटर आज शाम को पहुंचा लखनऊ, क्योंकि मैं उसमें लखनऊ जो मेरा एड्रेस वगैरह था वो सब लखनऊ का ही था। तो शाम को पिताजी का फ़ोन आया कि भाई कल तेरा इंटरव्यू है इलाहाबाद में, तो कैसे होगा। मैं बेंगलोर में था। आज तो आपकी जहाज़ की सुविधा बहुत अच्छी खासी है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं हो सकता था कि मैं रातों रात में बेंगलोर से लखनऊ या इलाहाबाद पहुँच पाऊँ। तो उसके बाद दिल भी टूटा, मन भी टूटा। 100-150 काश्तकार होंगे जिनको मेरे कहने के बाद उन लोगों ने एक-एक, दो-दो जानवर करके वो ये भी काम किया। साथ में इंटीग्रेटेड फार्मिंग का भी काम स्टार्ट किया है। उसके साथ साथ उसको मार्केट देने का भी हमने काम किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। दोस्तों आप जानते हैं कि सोमेश्वर घाटी के लदुड़ा गांव से मैं वीडियोस बनाता हूं और अपनी वीडियो के लिए इधर उधर जाते रहता हूं और कोशिश करता हूं कि अलग अलग गांवों में जाके तरह तरह के लोगों से मिलूं, उन लोगों से मिलूं जो पहाड़ में रह के कुछ अनोखा कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं, जिससे हमारे पहाड़ के युवाओं को और पहाड़ के समाज को कुछ नई प्रेरणा मिल सके। तो आज ऐसे ही एक शख्स से मिला हूँ जो कि 2008 से गौपालन का काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी कर रहे हैं। नाम है हीरा सिंह बिष्ट जी। तो वहाँ गया उनके गाँव में, कलन गाँव में, जो कि हमारे सोमेश्वर क्षेत्र से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पे है। बगवाली पोखर में पड़ता है कनल गांव। तो वहां जाके मिला हूं बिष्ट जी से और काफ़ी बढ़िया उनसे बातचीत करके लगा। इंटीग्रेटेड फार्मिंग में वो मत्स्य पालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं। हालांकि उनकी मुर्गियां चोरी हो गई थी पिछले साल, लगभग 50-60 मुर्गियां उनकी चोरी होगी। वो भी उन्होंने कहानी बता रखी कैसे क्या हुआ करके। और इसके अलावा गोबर गैस का संयंत्र उन्होंने लगा रखा है, यानी कि गोबर गैस प्लांट लगा रखा है और उसी से अपने घर का ईंधन चलाते हैं, यानी कि जो एलपीजी होती है उसको यूज़ नहीं करते हैं। तो काफ़ी मतलब वहाँ जाके मेरे को बहुत बढ़िया लगा। और आप भी आइए मेरे साथ और जानिए उनसे किस तरह से उन्होंने ये सफ़र शुरू किया और किस किस कठिनाइयों से जूझते हैं और किस किस तरह से मेहनत वो कर रहे हैं। मतलब बहुत कुछ उनसे आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी 5-7 साल बहुत बढ़िया काम किया है पहाड़ आने के बाद। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और ले जाते हैं आपको सीधे कनल गांव की ओर, जो कि पड़ता है बगवाली पोखर में, और मिलाते हैं बिष्ट जी से। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं कनाल गांव में और पतला सा रास्ता है, लेकिन गांव तक जो है स्कूटी वगैरह चली जाती है। तो इस वजह से स्कूटी जा रही है। आगे से अमित दा है और विराट है। तो मैं रुक गया था यहाँ पे क्योंकि खच्चर आ रहे थे, उन्होंने कहा थोड़ा रुक जाओ, साइड पे ले लो। तो घोड़े आ रहे हैं और वो सामने पुल दिख रहा है, पुल को पार करना है। उसके बाद जो है बिष्ट जी की डेयरी आ जाती है। फिर दिखाते हैं आपको किस तरह से यहाँ पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग की जाती है। तो दोस्तों फ़िलहाल हम पहुंच गए हैं बिष्ट जी के घर में और ये इनका घर है, बहुत ही सुंदर। और अभी आपको बिष्ट जी से मिलाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको उनकी जो है उनका घर दिखा दिया, उनकी डेयरी भी दिखा देते हैं। ये देखिए सामने जानवर बंधे हुए हैं। ये देखिए, ये 2 बछिया है और ये 3 गाय हैं, 3 या फिर 4 गाय हैं। ये देखिए, तो ये इनका सेटअप है पूरा। पीछे बांधने का है और ये आगे तक की तरफ बांधने का है और पीछे गौशाला है, कमरा है। तो बहुत ही बढ़िया से इन्होंने जानवर यहाँ पे बांध रखे हैं और उतना ही सुंदर इनका घर है। सामने एक बढ़िया सा पेड़ लगा रखा है। तो फिलहाल बिष्ट जी को लेते हैं और उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कैसे ये सब शुरू हुआ, इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या है। बिष्ट जी थोड़ा अपना परिचय दीजिए और उसके बाद आगे की बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। मैं हीरा सिंह बिष्ट, बगवाली पोखर कनलगांव क्षेत्र से लगभग 2008 से मैं इस डेयरी फार्मिंग के बिज़नेस को कर रहा हूँ। बीच में हम लोग ने इसको मार्केट में भी इस्टेब्लिश किया था इसके प्रोडक्ट बनाने के लिए, लेकिन ज़रा सा बीच में स्वास्थ्य कारणों से अभी मैं घर पे केवल मिल्क प्रोडक्शन का ही काम कर रहा हूँ। और साथ में डेयरी के प्लस जो आपके
अप्लाइड वर्क होते हैं उनको भी साथ साथ में कर रहा हूँ। जैसे कि डेयरी के से हमको मेन तो जानवर से दूध मिलता है, दूध के साथ साथ गोबर मिलता है। गोबर को हम लोग बायोगैस के रूप में यूज कर रहे हैं, ईंधन की तरह। बायोगैस में जो बाहर निकलता है सैलरी, वो वर्मी कंपोस्ट के रूप में यूज हो जा रही है। यानी कि हमारे पास बचता इनका कुछ भी नहीं है, जो भी है एक प्लस पॉइंट के रूप में इसको यहाँ पे काम किया जा सकता है। अच्छा, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपकी पैदाइश कहाँ की है और पले बड़े कहाँ हैं, पढ़ाई लिखाई कहाँ पे हुई, क्या पढ़ाई हुई? सर पले बड़े तो जहाँ तक मैं पैदा होने की बात है, पैदा तो मैं यहीं अपने गाँव में ही हुआ हूँ। उसके बाद एजुकेशन मेरी स्टार्टिंग 8वीं तक की यहाँ गाँव में हुई। 9th से मैं चला गया लखनऊ से ग्रेजुएशन तक लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद पीजी मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और आपका कानपुर यूनिवर्सिटी से किया, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी। और साथ में बीएड किया मैंने इलाहाबाद से, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट किया मैंने बेंगलोर से। उसके बाद 2003 में मुझे यहाँ मतलब बार बार आना पड़ता था, तो 2003 से मैंने अपने गांव का रुख किया। 2003 में मैं अपने यहाँ गांव में आ गया। अच्छा, गांव में आप आए, काम भी किया आपने, लेकिन जो पढ़ाई होती है, हम पढ़ाई तो नौकरी के लिए करते हैं, भारतीय समाज में तो यही मान्यता है। तो जो नौकरी के लिए आपने क्या प्रयत्न किए, कुछ प्रयत्न किए या फिर आपका पहले से ही ध्येय था कि नौकरी नहीं करनी है, अपना ही काम करना है? नहीं सर, नौकरी का भी प्रयास किया। नौकरी के लिए प्रयास का मतलब प्राइवेट जॉब के लिए तो नहीं किया। गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं पहले से ही सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। PCS में मेरा 97 में 99 में मेरा हुआ। तो उस समय मैं प्री और मेन बीट कर चुका था। और जब इंटरव्यू की बात आई तो इंटरव्यू का लेटर आज शाम को पहुंचा लखनऊ, क्योंकि मैं उसमें लखनऊ जो मेरा एड्रेस वगैरह था वो सब लखनऊ का ही था। तो शाम को पिताजी का फ़ोन आया कि भाई कल तेरा इंटरव्यू है इलाहाबाद में, तो कैसे होगा। मैं बेंगलोर में था। आज तो आपकी जहाज़ की सुविधा बहुत अच्छी खासी है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं हो सकता था कि मैं रातों रात में बेंगलोर से लखनऊ या इलाहाबाद पहुंच पाऊँ। तो उसके बाद दिल भी टूटा, मन भी टूटा। मैं कहा नहीं हो सकता। एक आध छोटा मोटा SI वगैरह के लिए फिर ट्राई किया था, लेकिन मैं फिर ज़्यादा उसमें नहीं रहा। तो 2003 में मैं जैसे यहाँ आया तो यहाँ की स्थितियाँ मैंने देखी। उस समय जो यूथ था हमारे वहाँ 18 साल 19 साल 20 साल का, वो हाई स्कूल प्लग वाला ज़्यादा था। वो जैसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ दिल्ली सब लोग दिल्ली जाने लगे, वो भांडे बर्तन मांजने वाले बनने लगे। तो कहीं कहीं टीस रही कि कम से कम अपने यहाँ के लोग अच्छे खासे जॉब में निकलें, अच्छे खासे तैयारी करें या कुछ अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएं। तो उसके लिए मैं लगभग, जब मैं लखनऊ में पढ़ता था, वहाँ पे NIOS की क्लासेस भी चलती थी। उन टीचर्स लोगों से मेरा संपर्क बहुत अच्छा था। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर ये क्या चीज़ है, तो उन्होंने मुझे NIOS के बारे में बताया। उस NIOS को मैंने अपने यहाँ इस्टेब्लिश किया, जिसमें गरुड़ GIC से मैंने वहाँ पे प्रिंसिपल वगैरह पहचान के थे, वहाँ के लिए प्रयास किया। तो वो सेंटर गरुड़ में आया, तो गरुड़ से हमने अपने बच्चों को यहाँ से एफिलिएट किया। लगभग 1 साल के 150 तक के बच्चे सोमेश्वर, अल्मोड़ा, रानीखेत, गरुड़, द्वाराहाट, शालदे, भिक्यासेन, हमारे बगवाली पोखर और कपड़ा कुमाली क्षेत्र तो ही है। तो इतने जगह के बच्चों को लगभग हमने हमारे यहाँ से हाई स्कूल इंटरमीडिएट करवाया, जो कि आज की डेट में बहुत अच्छी जॉब में भी हैं, या जॉब नहीं कर रहे तो अपना बिजनेस भी कर रहे हैं। और कुछ लोग तो फॉरेन तक यहाँ से जा चुके हैं। उस समय ऐसा होता था कि हाई स्कूल में जब 2 बार फेल हो जाते थे तो आदमी छोड़ ही देता था स्कूल पढ़ना, या तो प्राइवेट करता था, तो उस तरह की पढ़ाई नहीं हो पाती थी। तो उसका उन्होंने पर्टिकुलर यहाँ पे क्लास लगा करके इन बच्चों को यहाँ से निकाला। तो बहुत अच्छे ढंग से निकले वो लोग। जो लोग 4-4, 5-5, 3-3 विषय में फेल हो जाते थे, हमारे यहाँ से वो सभी विषयों में बहुत अच्छे अंकों से पास हुए। अच्छा, कुल मिला के आप जब वापस आए लखनऊ से यहाँ पर, सबसे पहले आपने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। तो कितने साल आपने काम किया? 2008 तक किया सर, ये 5 साल आपने शिक्षा की। उसके बाद जैसे देखा कि हमने उत्तराखंड बोर्ड में भी जो बच्चे फेल हो जा रहे हैं, उन बच्चों के लिए कंपार्टमेंट की व्यवस्था उत्तराखंड बोर्ड में भी होने लगी। तो फिर हमने उसको आगे नहीं बढ़ाया, और आज के दिन में ओपन एजुकेशन की उतनी आवश्यकता नहीं लगी, तो हमने उसको वहीं पे ब्रेक कर दिया। तो फिर आप आए डेयरी फार्मिंग में उसके बाद ना। तो बचपन से आप बाहर रहे हैं, बेंगलोर रहे, उसके अलावा लखनऊ रहे, पढ़ाई लिखाई आपकी बाहर हुई। आप बता रहे थे कि पिताजी आपके
गवर्नमेंट सर्विस में थे तो इधर उधर जाना होता था। जी। तो अलग अलग शहरों में रहे, तो वापस आप डेयरी की और किस तरह, मतलब कैसे इस तरफ रुझान बढ़ा? ये एकदम अलग क्षेत्र था ना एक तरह से देखा जाए तो। ये डेयरी का क्षेत्र और एजुकेशन का क्षेत्र बिल्कुल डिफरेंट था। उसके साथ साथ मेरा विपिन त्रिपाठी जी यहाँ पे जो स्थानीय हमारे नेता हुआ करते थे या उत्तराखंड आंदोलनकारी हुआ करते थे, उनसे संपर्क था। उन्होंने मुझसे दुनागरी क्षेत्र का भ्रमण करवाया। दुनागरी क्षेत्र में कुछ काश्तकार देखे जो कि ये काम को कर रहे थे, वेल एजुकेटेड लोग थे। तो मैंने सोचा कि अगर वो लोग काम कर रहे हैं तो हम भी इस काम को कर सकते हैं। तो लगभग 2005 से 2007 तक मैंने पूरा सेटअप बनाया। इस सेटअप के माध्यम से मैंने एक एक 2-2 जानवरों से स्टार्ट किया। पहले शुरुआत में तो मैं 2008 में मतलब लेके आया, पहले 5 जानवरों को लेके आया, लेकिन ज़रा फेल हो गया। कहाँ से लाए थे? पंतनगर, पूरे पंतनगर रुद्रपुर एरिया से छाँट के लाए। उसमें मेरा पंतनगर के जॉइंट डायरेक्टर थे डॉक्टर CV सिंह सर, उनसे परिचय था। तो उन्होंने वहाँ से ढूंढ करके मुझे काश्तकारों के यहाँ भेजा। उन काश्तकारों के यहाँ से मैं 5 जानवर लेके आया, जो उस समय सबसे महंगी गाय लगभग 52,000 रुपये के आसपास थी आपके पास? हमारे पास। तो उस समय 52,000 रुपये बहुत अच्छा खासा हुआ करता था। आज भी है? कुछ नहीं है, आज फिर भी कुछ नहीं है, लेकिन उस समय मैं उनको लेके आया, उनको आगे बढ़ाता। लेकिन मुझे लगा कि मैं इतने जानवरों का एक साथ नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ स्थानीय लोगों को काम के लिए रखा, उन लोगों ने भी ढंग से काम नहीं कर पाए। तो फिर मुझे लगा कि मैं ही इस काम को बेहतर कर सकता हूँ, अन्य कोई नहीं। अन्य को मैंने सपोर्ट के लिए लिया और इन पे मैंने खुद काम करना शुरू किया। और साथ में मेरी फैमिली, मदर, फादर और उसके साथ मिसेज और भाई लोगों ने भी इसमें मतलब अच्छा सपोर्ट। अभी आप फैमिली की बात ला चुके हैं, तो एक सवाल बनता है यहाँ पे। जब आप हमारे समाज में क्या होता है कि आप अच्छा खासा पढ़ लिख लिए हैं और बाहर ही पढ़े हैं। हम तो पहाड़ में कहते हैं कि पहाड़ में तो आजकल पलायन ही इस मुद्दे पे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पढ़ाई नहीं है, बाहर जाते हैं, बाहर पढ़ते हैं बच्चे। तो आपने इतना बढ़िया से पढ़ाई की थी, तो जब आपने ये सोचा और घर वालों को बताया कि नहीं मुझे अभी ये काम करना है, तो फैमिली ने किस तरह का सपोर्ट किया, फिर क्या उनका रिएक्शन था उस समय? जैसे जानवरों वाला काम तो हमारे पहाड़ में पहले से ही पैतृक ही इसको माना जाए। जब भी फैमिली गांव में घर में जो भी फैमिली रहती हैं, वो सभी कुछ कम से कम ज़्यादा नहीं तो एक एक गाय तो सभी लोगों के घर पे, और उस समय तो 2 जुड़वा बैल भी हुआ करते थे। लेकिन वो जो हम रखते हैं पारंपरिक तरह से, उसको हम आजीविका के तौर पे नहीं देखते, उसको हम वो परंपरा के तौर पर ही देखते हैं। तो हमने उसको जैसे परंपरा के तौर पे देखा, लेकिन परंपरा को हमने इसको डाइवर्ट करने की सोची। हमने कहा कम से कम अगर हम इसको पारंपरिक रूप में कर रहे हैं तो इसको हम आजीविका अपनाने के रूप में भी इसको कर सकते हैं। कुछ इसको बेहतर किया जाए। जैसे पहले पुराने गोठ हुआ करते थे, गोठों में जानवरों को रखा जाता था। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें पूरी खिड़कियाँ हैं, पूरा वेंटिलेशन है, दरवाज़ा है, इसमें पंखे वगैरह बिल्कुल सही पंखे वगैरह लगा रखे हैं। तो उस समय जानवरों को ये नहीं दिया जाता था। तो हमने कहा जरा सा अगर इसको मोटिफाइड करके अगर हम इस तरह से काम कर सकते हैं, तो इससे हमारा एक रोजी रोटी भी, रोजगार भी, एक आजीविका को हम मतलब बढ़ा सकते हैं आगे। तो इस तरह से लिया, परिवार को साथ लिया, तो उन्होंने भी साथ दिया। किसी ने मतलब ऐसा कुछ मतलब पीछे वो नहीं रहा। दिखा भी देते हैं आपकी डेयरी अंदर से कैसी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने गाय रखी हैं, और जो बता रहे हैं कि इन्होंने एक तरह से संघर्ष भी किया, बाहर रहे और बाहर से फिर वापस आए, वापस आके पहाड़ में भी संघर्ष कर रहे हैं, और बीच में बहुत बढ़िया व्यवसाय कर रहे थे। लेकिन अभी मेरे को आप ऑफ कैमरा बता रहे थे सर कि आपकी जो है थोड़ा स्वास्थ्य में गड़बड़ियों के चलते थोड़ा आपका मतलब जो है ये डल रहा, मतलब थोड़ा हल्का रहा। क्या आपको दिक्कत रही स्वास्थ्य में? स्वास्थ्य में मेन सर 3 बार तो वेन हेमरेज हो चुका है। जैसा शुगर और आपके बीपी की प्रॉब्लम ज़्यादा है। शुगर को तो खैर तब भी कंट्रोल कर लिया, लेकिन जरा सा बीपी की प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हो पा रही है। दवा खा ही रहा हूँ, और उसमें जो भी परहेज वगैरह है वो भी पूरा हो रहा है। बाकायदा आज तक हमने खाना पीना, जो दवा दारू वगैरह होती है, दवा तो ली, दारू नहीं ली। बीड़ी सिगरेट या गुटखा जो भी होता है वो कभी आज तक छुआ ही नहीं। अच्छा। वो जैसे कहते हैं ना, मसी कागज छुए नहीं, कलम गई नहीं हाथ, वही कंडीशन है। वो आज तक हमने छुआ ही नहीं है। तो उसके बावजूद भी अगर हमको ये आ गया, कहीं ना कहीं हमारा रहन सहन, खान पान में भी अगर कुछ दिक्कत रही होगी। खान पान, जबकि मैं पहले से ही मैं बाहर नहीं खाता था। कहीं खाना पीना जो भी है अपने घर का खाना है, अपने घर पे ही आना है। तो इस तरह की व्यवस्था के बावजूद भी अगर ऐसा कुछ रहा, हो सकता है हमारी हिस्ट्री में भी ऐसा रहा होगा। जैसे माता जी को भी शुगर वगैरह की प्रॉब्लम है, लेकिन बीपी वगैरह मुझ में ज़्यादा आ गया। वो दिक्कत के कारण से मैं बीच में काम नहीं कर पाया। अभी लगभग 2-3 सालों से ये काम चल ही रहा है। इस समय लगभग मेरे पास 30 से 1 लीटर दूध, जिसमें हम लोग एक समय का
डेयरी में देते हैं? डेयरी में देते हैं। डेयरी में भी गवर्नमेंट डेयरी में तो नहीं देते हैं, प्राइवेट डेयरी आपके निरई सोमेश्वर, अच्छा, उपाध्याय जी के पास? उपाध्याय जी के पास जाता है। और बचा हुआ हम लोग सुबह का एक टाइम का पनीर बना लेते हैं। पनीर की डिमांड हमारे पास अच्छी खासी यहाँ पर लोकल में है, जिसमें किलो 2 किलो 3 किलो तक पनीर हमारा पर डे का निकल जाता है। तो दोस्तों आपको दिखाता हूँ कि जो स्वास्थ्य समस्याओं से भी जूझ रहे हैं, लेकिन इनकी आप साफ़ सफाई देखिए। ये इनकी गौशाला है, और सुबह अभी मेरे से बोल रहे थे कि सुबह उठते हैं तो सबसे पहले गायों के धनवन में लग जाते हैं और उसके बाद पूरा साफ़ सफाई करते हैं। तो लगभग कितनी गायें यहाँ पे बन सकती हैं बीस जी? इसमें सर अभी 5 गायें तो इधर बचती हैं, 2 बच्चे साइड में बच जाते हैं। अच्छा। पहले ये भी गायों का ही था, बाद में इसको मशरूम का हमने कन्वर्ट किया। अच्छा, ये वाला पोर्शन। लेकिन झाड़ू में इसमें हम लोग मशरूम लगाते हैं आपके उत्तरायणी के आसपास, बटन मशरूम। अच्छा। और लगभग अभी आप देख रहे होंगे इसमें हाइजेनिक कितना बना रखा है। इसमें मूरे मच्छर मक्खियाँ आपको कहीं नहीं दिख रही, कोई भी मच्छर नहीं है, बहुत कम। मतलब जिस तरह से जानवरों के गोठ में हम देखते हैं कि जैसे ही जाते हैं तो भनभनाहट शुरू हो जाती है, आपको एक मक्खी नहीं आएगी। बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले ना, अच्छा सबसे पहले तो काफ़ी आगे इंटरव्यू पहुंच गया है, तो बाहर चलते हैं और बाहरी बात करते हैं। तो और एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा आपसे बीस जी, कि जो हमारे पहाड़ क्षेत्र में हैं, लोग घबराते हैं स्वरोजगार करने को लेकर। एक मेंटलिटी है कि नौकरी ही करनी है, तो उस मेंटलिटी को आप कैसे देखते हैं? क्या आपने उसको ब्रेक करने की कोशिश की अपने आसपास में? इस तरह का कोई प्रयास भी किया बीच में? सर, आज की डेट में सबको नौकरी मिल पाना तो संभव नहीं है, वो कितना ही हाईली एजुकेटेड क्यों नहीं हो। तो कहीं ना कहीं हमको अगर रोजी रोटी कमानी है, आजीविका अपनी चलानी है, अपने साथ साथ अन्य लोगों की भी चलानी है, तो ये काम तो हमको करने ही पड़ेंगे, रिस्क हमको लेना ही पड़ेगा। उसके लिए एक यहाँ पर मैं इस काम को नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेरे प्रयासों से अन्य लोग भी इस काम में जुड़े पड़े हैं। लगभग यहाँ पे 100-150 काश्तकार होंगे, जिनको मेरे कहने के बाद उन लोगों ने 1-1, 2-2 जानवर करके वो ये भी काम किया। साथ में इंटीग्रेटेड फार्मिंग का भी काम स्टार्ट किया है। उसके साथ साथ उसको मार्केट देने का भी हमने काम किया। ज़रा सा बीच में लॉकडाउन के बाद ज़रा सा स्थितियाँ गड़बड़ रही, उन स्थितियों के कारण अभी तक वो मार्केट अभी तक ठीक ठाक ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे लोकल का जो प्रोडक्ट होता था, चाहे वो दालें हों, चाहे वो अनाज हो, चाहे चावल, गेहूँ, आटा, मडुआ वगैरह जो भी होता था, उसको बहुत अच्छे रेटों पे मुंबई, दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, इस एरिया में जहाँ पे पहाड़ी मेले लगते थे, उनमें हम लोग ने यहाँ से लोगों को भी भेजा और साथ में उन सामानों को भी भेजा। अच्छा। लेकिन लॉकडाउन के बाद स्थितियाँ 2022-23 के बाद स्थितियाँ अभी ढंग से सुचारू नहीं हो पाई हैं। इस साल से फिर से स्टार्ट हो रही। अच्छा, वो चेन जो थी वो थोड़ा गड़बड़ हुई? जी जी जी। तो फिलहाल अभी हम दोस्तों वापस बाहर आ गए हैं, और बात अभी सवाल का जवाब देते हुए आपने इंटीग्रेटेड फार्मिंग का जिक्र किया, तो आप भी इसी क्षेत्र में अब आगे बढ़ चुके हैं। पिछले कुछ सालों से पहले आपने डेयरी में काम किया, उसके बाद एकीकृत खेती कर रहे हैं। तो क्या है एकीकृत खेती, ये थोड़ा इसके बारे में हमको बताइए, और क्या क्या उसमें आता है वो भी बताइए। सर, जहाँ तक जो हमारा डेयरी से जैसे हमको दूध निकलना है, गोबर निकलना है, उसको सब चीज़ को अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम लोग ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग का सिस्टम जो कह रहे हैं, क्योंकि गोबर से हमारी खाद बनेगी, खाद से हम लोग उसका मतलब खेती में काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर हमारे पास गोबर है तो आज हमको यूरिया या तमाम तरह की DAP या तमाम तरह की जितनी भी रासायनिक चीज़ें हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकायदा अगर हम लोग इसको दवा के रूप में भी काम करना चाहें, वो भी हमको जानवरों से ही मिल जाता है, चाहे वो गौमूत्र के रूप में हो, चाहे वो दूध के रूप में हो। उस चीज़ को अगर हम लोग जैसे पंचगव्य खाद वगैरह बोलते हैं, या पंचगव्य के रूप में ही हम लोग इस तरह का केमिकल तो नहीं कहेंगे उसको, इस तरह का एक जैविक कीटाणुनाशक, तो ये चीज़ें सारी कुछ मतलब बन सकती हैं। तो उस चीज़ को हमने स्टार्ट किया। मैं सबसे बहरहाल पंतनगर यूनिवर्सिटी से ही पहले से जुड़ा था, इसलिए लोगों ने भी हेल्प किया। जैसा वहाँ से मुझे जानकारियाँ मिली और ट्रेनिंग, उस फील्ड में मैंने ट्रेनिंग भी किया, तो उसके कारण मैंने जैसे खेती का काम, उसमें सब्जियों का काम, उसमें सब्जी पौध का काम, उसमें आपके कृषि विभाग की सहयोग से जैसे एक RKVY योजना हुआ करती थी, उसमें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, उसमें मछली पालन का, मुर्गी पालन का और आपके पॉली हाउस का और खेती का, इन चारों चीज़ों को मिला करके उन्होंने कंबाइंड वो किया था। तो उसको हमने अपने क्षेत्र में
काफ़ी काश्तकारों के पास लाने का काम किया और फैलाने का काम। अच्छा, मुर्गी अभी आपके पास है मुर्गियाँ? आज के डेट में नहीं है, लेकिन वो फिर अभी रखी जाएगी। अच्छा, फिश पॉन्ड है? फिश पॉन्ड है। तो चल देखते हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल हम चल दिए हैं इनकी मछली तालाब की ओर, और हमारे साथ विराट भाई भी हैं, जैसे कि आपको पता ही है, अमिता है। तो ये भी कुछ ना कुछ इनसे पूछ रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह से काम होता है। और इनके पास एक शानदार कुत्ता भी है। और ये है गगास नदी, बहुत ही तेज़ बहाव में भी बह रही है मेरे नीचे। अभी हम पुल में जा रहे हैं, तो गगास नदी भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया बहाव है बरसातों में इसका, और ठीक ठाक पानी है इसमें। और ये धान के सेरे, धान के खेत बहुत ही सुंदर नज़र आ रहे हैं। तो फ़िलहाल चलते हैं हम मछली तालाब की ओर। तो दोस्तों फ़िलहाल ये इनका एक फिश पॉन्ड है, आपको दिखा देता हूँ। और इसमें जो है ये चारा डाल रहे हैं। तो अब इनसे जानूंगा कि किस तरह से मछली ये पाल रहे हैं, कौन सी ब्रीड है, कितना चारा खाती है और कितने समय में तैयार होती है। अभी तो मछलियाँ ऊपर आ नहीं रही हैं, अब धीरे धीरे आएंगी। तो दोस्तों आपको पानी में जो है हलचल दिख रही है, तो ये जो है मछलियाँ ऊपर खाने के लिए आ रही हैं। और सबसे रोचक बात बताऊँ, जैसे हम बोलना शुरू कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये चुपचाप हो जा रही हैं, और जैसे हम चुप हो रहे हैं तो ये एकदम एक्टिव हो जा रही हैं। तो फिलहाल बीजी को लेते हैं और उनसे जानते हैं। बीजी, कौन सा इसमें ब्रीड है? इसमें ब्रीड से कॉर्प प्रजाति का है। अच्छा, इसमें कॉमन कॉर्प है, ग्रास कॉर्प है। क्या क्या अंतर होता है इन सब में? अमूर कॉर्प है। अच्छा, अमूर सॉरी, जो ग्रास कॉर्प है वो टॉप टू टॉप में जो घास वगैरह हम लोग डालते हैं वो घास खा जाती है। अच्छा, और जो अमूर कार्प है वो बीच में, और अमूर कार्प और सिल्वर कार्प है, बीच की जो बीच में जो खाना बच जाता है उसको खा लेती है, दाने को भी खा लेती हैं, और चारे को जो हरी घास का जो चारा बनाते हैं वो भी खा लेती है, मूली के पत्ते, नेपियर घास उसको खा लेती है। और जो कॉमन कॉर्प होती है, कॉमन कॉर्प पूरे तालाब की सफाई का काम करता है। अच्छा, तो जो नीचे लास्ट दाना खराब ना हो या घास खराब ना हो, बिल्कुल जो जड़ में पहुंच रही है उस चीज़ को कॉमन कॉर्प खा लेती है, वो तालाब की सफाई करती है। और उसके साथ साथ सभी ग्रोथ करती हैं। साल में हम इनको एक बार लगभग निकाल देते हैं। अच्छा, ये मतलब जब आप निकालते हैं इनको, तो इनका वेट कितना रहता है? लगभग 1 किलो से 1.25 किलो तक। अच्छा, एक मछली का? जो वो है ग्रास कॉर्प है उसका 1 किलो से 1.25 किलो तक। जो सिल्वर कार्प है वो 200-300 ग्राम की होती है। अच्छा, जो कॉमन कॉर्प है वो लगभग 800 ग्राम से 1 किलो तक की होती है। अच्छा, अच्छा जी, सबका अलग 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 है। तो उसके साथ ही आप बता रहे थे यहाँ भी मुर्गियाँ रखी है, और आपने बीच में बताया एक कहानी मेरे को बताई अभी कि लोगों की मेंटलिटी किस तरह की है, कुछ लोगों की, सबकी नहीं। पहाड़ में क्या है ना, पहाड़ एक कहा जाता है कि हमारे पहाड़ के लोग केकड़े होते हैं। अगर एक केकड़ा ऊपर को चढ़ रहा होगा जार में, तो दूसरा केकड़ा, मतलब किसी को उसको गिराने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा केकड़ा उसको खींच करके नीचे ले आएगा। तो उस तरह की मेंटलिटी यहाँ है। ये हमको ये तालाब और आपका ये मुर्गीबाड़ा मैंने बना रखा है। ये मुर्गीबाड़ा कृषि विभाग की एक योजना थी, RKVY, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। उसके तहत ये हमने लगभग 90% सब्सिडी पे बना था। इसमें मुर्गियाँ पली थी। ये पहले तो मैं तालाब की कहानी बताता हूँ। तालाब में एक साल में इसमें लगभग 1.5 कुंटल मछलियाँ निकल आती हैं। अच्छा, आज तो इसमें पानी कम हो रखा है, कुछ बारिश के कारण कुछ हमने वैसे कम कर रखा है। और इसमें मुर्गियाँ लगभग 50 मुर्गियाँ हम लोग पालते थे। 2-3 लॉट बहुत अच्छे निकले। लास्ट ईयर की बात है, इसमें 45 मुर्गियाँ थी, मुर्गे और मुर्गियाँ लगभग क्रॉयलर थी, क्रॉयलर थे, जो पहाड़ी मुर्गी, काले लाल पीले टाइप के जो होते हैं देशी वो थे इसमें। तो उसमें लगभग 2 किलो के औसत अगर हम माने, वैसे 2.5 किलो की भी, 3 किलो की भी थे उसमें। एवरेज लगा लो 2 किलो। 2 किलो अगर एवरेज 2 किलो के अकॉर्डिंग अगर उसको देखें तो 45 दूना 90 किलो, यानी 45 चूजे वो थे, मुर्गियाँ थी। 45 मुर्गियों का 90 किलो मीट एक रात में ही आकर के, उनसे ताला नहीं टूटा। उन्होंने इसके चौखट को निकाल करके, पूरी मुर्गियाँ निकाल करके एक साथ मतलब यहीं पे साफ करके ले गए उसको। तो आप कहाँ थे? एक तो आपका घर भी काफ़ी दूर है, हम बहुत दूर से आ रहे हैं, 200 मीटर दूर है। लेकिन रात को यहाँ पे बंद रहता है, बाहर गेट बंद है, चारों तरफ से ताला लगा, वो तार की बाड़ है। उसके बावजूद वो गेट से जंप करके आए या कहाँ से जंप करके अंदर आए, वो ऐसा काम भी कर ले गए।
तो वैसे तो पहाड़ के लोग अच्छे माने जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि एक जो है मछली पूरे तालाब को ख़राब कर देती है। वो कुछ ही लोग होंगे। हाँ, कुछ ही लोग होते हैं, लेकिन एक वो पता चल जाता है कि कुछ लोग यहाँ भी ख़राब है, हर जगह अच्छे लोग नहीं, सभी जगह वही कंडीशन। तो फिलहाल अभी हम वापस चलते हैं और आपको थोड़ा गोबर गैस संयंत्र दिखाते हैं, उससे किस तरह से गैस जलती है वो भी दिखाते हैं। क्योंकि कई लोग सोचते हैं यार गोबर से कैसे गैस जलती होगी, हमारे पहाड़ में बनाते नहीं है गोबर गैस। प्लेन्स में तो बहुत सारे लोग बनाते हैं गोबर गैस संयंत्र, लेकिन हमारे पहाड़ में नहीं बनाते, जबकि उससे ईंधन की बहुत बचत हो जाती है। आप लकड़ियाँ तो जलाते नहीं होंगे उसके चक्कर में, पनीर भी उसी में बनाते, चूल्हा भी नहीं हमारे पास। चलो देखते हैं। तो दोस्तों फिलहाल हम जा रहे हैं, गधे को पार कर रहे हैं, और विराट ने जो है जूते नहीं पहन रखे हैं, सॉरी जूते पहन रखे हैं, और बाकी लोगों ने सबने चप्पल पहन रखे हैं। तो इस वजह से विराट को जो है अमिदा कंधे पे ले जा रहे हैं। और एक और रोचक बात आपको बता देता हूँ, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको गगास नदी दिखाई थी दोस्तों, जिससे हम ऊपर से पुल से होके निकले थे, वो वाली नदी इसी जगह पे पहले बहा करती थी। लेकिन ये बता रहे हैं, दृष्टि जी बता रहे हैं कि 2010 में कुछ ऐसा हुआ कि ये जो गगास नदी उस तरफ डाइवर्ट हो गई, वहाँ को चली गई, और यहाँ पे इस तरफ एक ही धारा रह गई, बस ये छोटी सी धारा। तो फिलहाल प्रकृति का चक्र है और प्रकृति बदलते रहती है, और नदी एक ऐसी चीज़ है कि वो कभी भी अपना रास्ता जो है बदल लेती है। तो ये गगास नदी पहले हुआ करती थी, जो भी मैंने आपको पहले दिखाया, जिसमें बहुत सारा पानी बह रहा था, प्रॉपर गगास नदी। लेकिन अब जो है इस तरफ से नहीं बहती, अब उस तरफ से बहती है, बहुत दूर है वो, करीब 100 मीटर दूर है। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको इनका जो है गोबर गैस संयंत्र दिखाते हैं। तो दोस्तों फिलहाल हम इनके घर में वापस आ गए हैं, और अब आपको थोड़ा जो है गोबर गैस संयंत्र दिखाते हैं, यानी कि गोबर गैस प्लांट दिखाते हैं, जिससे ईंधन का काम करते हैं और बहुत सारा ईंधन अपना बचाते हैं। यानी कि जो LPG के सिलेंडर होते हैं उसका बहुत कम यूज़ करते हैं, ना कि बराबर यूज़ करते हैं, बल्कि करते ही नहीं हैं। तो फिलहाल दिखाता हूँ आपको, एक छोटा सा इन्होंने बना रखा है, ये किस तरह से काम करता है मैं जानूँगा, फोन से ज़रूर। ये अभी तो खाली है, सुबह इसमें गोबर घोला हुआ है। 3 घन मीटर का ये पूरा संयंत्र है गोबर गैस का। 3 घन मीटर में लगभग अगर 15 से 20 लोग अगर दिन भर में खाने वाले हैं, तो उन लोगों का रोटी, सब्जी, दाल, चावल, जो भी मतलब दिन भर का खाना बनता है, वो सब कुछ बन जाता है। हमारे पास लगभग 5-6 लोग हम लोग अपने घर के मेंबर हैं, उनके लिए पूरा खाना पीना, बाकायदा हम लोग जो गायों का दूध गरमाते हैं, उसका पनीर बनाते हैं, वो भी सब उसी में करते हैं। कहीं हमारे पास लकड़ी का चूल्हा नहीं है। LPG सिलेंडर लगभग हमारे साल भर में, जरा जाड़ों में इसका प्रेशर कम होता है तो 2 सिलेंडर लग जाते हैं जाड़ों में। उसके अलावा हम लोग 2 सिलेंडर के अलावा तीसरा सिलेंडर कभी नहीं लगाते हैं। अब ये फरवरी में लगा रखा है, फरवरी के बाद हमने सिलेंडर पे हाथ लगा रखा है, और अप्रैल से लेके अक्टूबर तक बहुत अच्छी फ्लेम होती है इसकी। लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दीपावली के बाद इसकी फ्लेम कम हो जाती है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में पाला गिरता है। तो इसको गर्मी चाहिए, कुल मिला के गर्मी चाहिए। बाकायदा इसमें हम लोग अगर इसमें देखें तो 3 से 4 परात गोबर अगर डालते हैं डेली का, तो बहुत अच्छी गैस बनती है। लेकिन हमारे पास इतनी ज़्यादा गैस हो जा रही है, हम इसको डेली नहीं घोलते हैं, 3 से 4 दिन के बाद ही इसको घोलते हैं, तब जाकर के हमारा गैस लगभग वो बराबर रहता है। नहीं तो इसके बाद अगर हम इसको रोज़ घोलना चाहें तो इसमें सैलरी बहुत ज़्यादा निकलेगी। सैलरी का मतलब जो बाहर आउटपुट होता है उसका, अच्छा, वो बहुत ज़्यादा निकल जाएगा, और गैस भी निकलेगी, सैलरी भी निकलेगी। अच्छा, तो उस गैस को हम उतना यूज़ नहीं कर पा रहे, तो हम लोग आजकल 3-4 दिन के बाद ही इसको गोबर को घोलने का काम इसमें करते हैं। ठीक। तो इस गोबर गैस को जो ये प्लांट आपने बना रखा है, ये कितना बड़ा है? इतना ही है? ये केवल गोबर घोलने के लिए है। हाँ। इसके बाद ये गोबर घुल करके हाँ। हम जहाँ पे खड़े हैं अब, ये इनलेट टैंक है। अच्छा, इस टैंक में ये पूरा आ गया है, ये पूरा अंडरग्राउंड है। इसका आउटपुट मतलब इसको बाहर निकलने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा चैम्बर बना रखा है। अच्छा, आजकल बारिश से सब कुछ, यहाँ पे चैम्बर है। इस चैम्बर से इसको अगर जब हमको गैस चाहिए तो इसको ऑन कर लिया, और अगर नहीं चाहिए तो ऑफ कर सकते हैं। लेकिन चाहिए तो हमको मतलब इसलिए बराबर हमने खोल के रखा पड़ा। अच्छा, इसके नीचे गैस बन रही है? इसके नीचे गैस बन रही है, ये पूरी बॉल है एक गोल, इसमें गोबर आ रहा है, यहाँ से गैस उधर को निकल गई। इसकी जो गोबर की सैलरी है, यानी कि जो वेस्टेज है जिसका आप खाद बनाते हैं, वो यहाँ से पाइप के द्वारा, ये गड्ढे बने हुए हैं, बल्कि ये गड्ढा तो भरा हुआ आजकल, इसके ऊपर घास जमी हुई है, ये गड्ढे में जा रहा है आजकल, इसमें वर्मी कंपोस्ट बनती है। तो यहाँ पे सीधे कंपोस्ट बन जा रही है? ये कंपोस्ट बन जा रही है, और यहाँ पे आप इकट्ठा कर रहे हैं इसको? ये इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब ये प्रोसेस में है अभी? जी। ठीक। तो ये बताइए कि ये गोबर गैस को क्या, आगे चलते हैं, यहाँ से नदी की बहुत आवाज़ आ रही है, ये भी बताइए कि क्या गोबर गैस को हम स्टोर कर सकते हैं? स्टोर नहीं कर सकते,
तो अगर जैसे गोबर गैस को स्टोर नहीं कर सकते हैं लेकिन हमारे पास है गैस ज़्यादा बन रही है, तो क्या हम कनेक्शन दे सकते हैं? अगल बगल अगर हमारे घर हैं नज़दीक में 100-200 मीटर के अंदर, उनको कनेक्शन दे सकते हैं अगर ज़्यादा गैस बन रही है तो। अच्छा जी, तो मतलब एक ही संयंत्र से 2-3 लोग भी अपना काम चला सकते काम चला सकते हैं। हैं। बाकायदा हमने लकड़ी कभी नहीं जलाई आज तक। 2007 में हमने बनाया था, 2008 से हमारे रनिंग में आ गया होगा, लेकिन तब से हमने लकड़ियाँ नहीं जलाई। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद बीस जी बात करने के लिए। इसके अलावा एक लास्ट सवाल अब मैं आपसे पूछूंगा, आप प्रधान भी रहे हैं जी। और 2008 से जी 13 तक 2008 से 13 तक आप प्रधान रहे। उसके बाद आप बोल रहे हैं कि आपने इस तरफ कुछ रुचि नहीं दिखाई, तो क्या कारण रहा? क्या आपने अच्छा काम नहीं किया या फिर लोगों ने सोचा कि आपने अच्छा काम नहीं किया? नहीं, ऐसा भी नहीं है, काम किया। काम करने का लगभग 200-250 लोगों को डेली का रोज़गार मिल रहा था। हमारे गांव वालों को ही नहीं बल्कि हमारे अगल बगल के जो गांव हैं 10-10 किलोमीटर दूर तक के लोग यहाँ पे काम करने के लिए भी आए। चलता रहा कार्यक्रम, लेकिन एक अनुभव हमने सीखा कि जो यहाँ पे जितना मीठा होगा उसको उतनी जल्दी खा लिया जाएगा, यानी कि जितना मीठा आपका गन्ना होगा उसको उतनी जल्दी चूस करके फेंक दिया जाएगा। कुल मिला के वही बात है, सीधा पेड़ जो होगा वो जल्दी कट जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो दोस्तों ये थे बिष्ट जी, और उम्मीद करता हूँ कि इनसे मिलके आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आज की वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगी होगी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को जो है हाइप कर लिया करें। मतलब जब आप वीडियो देखते हैं तो हाँ नीचे एक हाइप का ऑप्शन आता है, वहाँ पर हाइप कर लिया करें। बाकी आप लाइक कर सकते हैं, शेयर सब्सक्राइब करते ही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद गाँव वाला यूट्यूब से जुड़ने के लिए, और आप लोगों का प्रेम बना रहे और हम इसी तरह काम करते रहें, यही उम्मीद करता हूँ। और मिलता हूँ आपको एक और वीडियो के साथ 2-3 दिन बाद। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, टाटा।